छोड़ो। हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी परीक्षा अध्ययन का अध्याय नंबर 3, अध्याय 3 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। आप लोग परीक्षा अध्ययन हल करने से पहले एक बार इस अध्याय की पूरी सीरीज जो कि हमने ऑलरेडी बना के डाल रखी है यूट्यूब में, उसको अगर एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि 90% क्वेश्चन तो आप खुद से ही कर लेंगे और जो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए, तो अगर आप कम समय में बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ, हम देखते हैं अपना अध्याय रासायनिक बलगतिकी। और बेटा इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे तो आप बुक साथ में रख लें और अपने उत्तर मिलाते चलें और जहां जो दिक्कत हो उसको बेटा समझते जाएं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। चलिए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब आपके पास 4 उत्तर होंगे। केबीसी खेलते हैं अपन, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक सही उत्तर होगा, वो आपको चुनना है। तो देखते, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर किन कारकों पर निर्भर करती है मैंने बता रखा हूं। पहला सक्रिय द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर, तुल्यांकी भार पर और आणविक द्रव्यमान पर। तो इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चे जानते होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। फिर प्रश्न 2 आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया दाब से प्रभावित नहीं होती है। तो बेटा वास्तव में ये प्रश्न ना तुम्हारे कक्षा 11वीं का है, जहां अपन पढ़ते हैं रासायनिक साम्य, अध्याय नंबर 6, वहां का प्रश्न है। फिर भी मैं यहां बता दे रहा हूं आपको, यहां पर ये सारे जो भी अणु लिए गए हैं ये सब गैस हैं। क्या है बच्चों, ये गैसीय अवस्था में है। और पूछा जा रहा है कि दाब बदलने से, दाब को परिवर्तित करने से अभिक्रिया की दर परिवर्तित नहीं होगी, किसके लिए ये पूछा गया है। इन सब में मैंने नीचे जी लिख दिया, मतलब ये गैसीय अवस्था में है। पूछा क्या जा रहा है, कौन सी अभिक्रिया दाब से प्रभावित नहीं होती। तो इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो एक आता है बेटा सूत्र डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी मतलब गैसीय अभिकारक के मोल, गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय अभिकारक के मोल। ये प्रश्न आपके ये सूत्र आपने पढ़ा होगा कक्षा 11वीं में। अगर नहीं भी पढ़ा तो यहां ध्यान दीजिए, डेल्टा एनजी बराबर गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय अभिकारक के मोल। और जिन अभिक्रियाओं में डेल्टा एनजी का मान 0 होता है, जिन अभिक्रियाओं में डेल्टा एनजी का मान 0 होता है वे दाब से प्रभावित नहीं होती हैं, उनका दाब से कोई संबंध नहीं होता है। तो यहां हमें पहचानना है डेल्टा एनजी किसका 0 है। तो कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखो। पहले गैसीय उत्पाद के मोल हर एक में देखना है। इसमें गैसीय उत्पाद के मोल सामने लिखे हुए बेटा 2 मोल है, माइनस गैसीय अभिकारक के मोल कितने हैं, 2 मोल ये, 1 मोल ये, यानी 3 मोल। ये आएगा ऋण 1, क्योंकि डेल्टा एनजी 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये दाब पर निर्भर करेगा। फिर यहां भी देखते हैं, गैसीय उत्पाद देखिए कितना है आपके पास, 2 मोल, अभिकारक कितना है, 3 और 1 4 मोल, ऋण 2। फिर यहां गैसीय अभिकारक कितना आ रहा है, उत्पाद पहले देखेंगे 2, ऋण अभिकारक 1 और 1 2 मोल, 2 में से 2 गए 0। इसमें भी निकाल ही लेते हैं, उत्पाद है 1 मोल, अभिकारक है 2 मोल, ऋण 1। तो इनमें से देखिए ये जो अभिक्रिया है सी नंबर की आपकी, ये इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो डेल्टा एनजी 0 आ रहा है, और क्योंकि डेल्टा एनजी 0 है इसलिए इसकी अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया जो है वो दाब पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है ना, तो आसान सी बात थी। चलिए आगे देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिकारक के लिए संक्रियण ऊर्जा होती है उत्पाद के बराबर, उत्पाद से कम, उत्पाद से अधिक, कभी उत्पाद से अधिक कभी कम। तो आप लोग अपना उत्तर सोचिए बेटा। देखिए हमें निकालना होता है डेल्टा एच, मतलब ऊर्जा में परिवर्तन, या हम बोलते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन, है ना। कैसे निकालते हैं, उत्पाद की एंथैल्पी ऋण अभिकारक की एंथैल्पी। अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं इसलिए आर लिख देते हैं, उत्पाद की एंथैल्पी ऋण अभिकारक की एंथैल्पी। अब क्योंकि प्रश्न में आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो इसके लिए डेल्टा एच का जो चिन्ह होता है वो कैसा लेकर के चलते हैं हम, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव लेके चलते हैं। अब आप बताइए ये निगेटिव कब आएगा, इस सूत्र को थोड़ा देखिए और बताइए कि ये नेगेटिव कब आएगा।
जब आपका HR मतलब एंथैल्पी किसकी, अभिकारक की अधिक होगी HP से। अगर हम कम वाले मान से अधिक वाले मान को घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं अभिकारक की जो एंथैल्पी है वो अधिक होनी चाहिए उत्पाद से। तो उत्पाद से अधिक यानी कि सा जो है आपका C नंबर का ये सही आंसर है। चलिए फिर अगला देखते हैं बेटा, अभिक्रिया की दर का मात्रक। ये तो गांव का बच्चा जानता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए है ना, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अगला है, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर हो जाती है। ये हमने तापमान गुणांक जो एक टॉपिक है, चाहे तो आप वीडियो में इसके बारे में पूरा सब कुछ भी देख सकते हैं, वहां पर डिस्कस किया है। 2 गुनी कम 2 गुनी अधिक, तो 2 गुनी अधिक हो जाती है ना, मतलब 2 गुना बढ़ जाती है, ठीक है ना। फिर बेटा अगला प्रश्न है, ये एक अभिक्रिया का वेग दिया है, मतलब दर नियम दिया है ये आपको। तो आपसे पूछा अभिक्रिया की कोटि, तो कोटि कैसे निकालते हैं हम, घातांकों का योग। एक जगह घात कितनी, 1/2 धन 3/2 यानी कि 4/2 2। यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है जिसकी कोटि 2 होगी। बढ़िया है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं हम, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम जो था ये गुल्डबर्ग तथा वागे, गुल्डबर्ग और वागे नाम के 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। चलिए बहुत शानदार। फिर अगला प्रश्न आप भी समझ रहे होंगे, बहुत आसान लग रहा होगा अगर आपने एक बार पढ़ लिया ये सब। तो अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं होता है शून्य। आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती, ये हमेशा धनात्मक होती, धनात्मक पूर्णांक होती है ना। फिर ये बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मान दिया है, अर्धायु काल बताना है ना। प्रश्न एक बार पढ़ते हैं अपन, अर्धायु काल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा जबकि K बराबर इतना इतना है। तो देखिए बेटा, अर्धायु काल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, T हाफ बराबर 0.693 बटे K। बस K का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। 693 बटे K का मान कितना दिया है, 5.5 गुणित 10 की घात ऋण 14, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बता देंगे बेटा अपन, कैसे बताएंगे, हल कर लेते हैं इसको। दशमलव हटाए अपन ने, यहां भी दशमलव हटाए तो 2 शून्य और आ गए, तो 693 10 की घात ऊपर गई धन हो गई बटे 5500। अब इसको हमें करना है कैंसिल, तो 5 से कर लें आप, 5 एकम 5 1100 आ गया, 5 एकम 5 5 तिया 15 5 अट्ठे 40 5 छक्का 30, ये आ गया 138.6 है ना। थोड़ा ऑप्शन को भी आप देखते चले, ऑप्शन किसके करीब करीब आ सकते हैं। फिर 1100 से भाग देंगे, पहले बेटा भाग नहीं जाएगा तो 0 अब 1386 हो गया, तो लगभग एक बार भाग जाएगा, 1100 हो जाएगा, बचेगा कितना 286 है ना। 0 लगाएंगे तो 286 था, 2860 हो जाएगा, 2 बार भाग जाएगा 8200 हो जाएगा, सॉरी 2200। तो 2200 जब ये हो जाएगा तो बचेगा कितना 660, और 6 बार फिर भाग जाएगा, तो ये आएगा गुणित 10 की घात 14, या इसको मैं लिख सकता हूं 1.26 गुणित 10 की घात 13। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, 1.26 गुणित 10 की घात 13? बिल्कुल सही बेटा, बहुत आसान प्रश्न था, एक छोटा सा सूत्र था, उसमें हमने मान रख दिया और हमारा उत्तर आ गया। चलिए बहुत शानदार। फिर आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है ना, मतलब बेटा खाली स्थान भरना है अपने को। तो आपने अगर चैप्टर को अच्छे डिटेल में पहले से पढ़ रखा है तब तो बेटा कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। देखते हैं एक एक करके, समझते हैं कि कैसे इनको करेंगे। एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तो बेटा एसिड, ये मैंने बताया था आपको, एथिल एसीटेट का मतलब एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जो जल अपघटन है, एक या तो आप बोल सकते हो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहां आप लिख सकते हैं क्या, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये मैंने उदाहरण में भी लिखाया हूं। अगर आप छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती नहीं जानते तो एक बार वीडियो देख लीजिए, छोटा सा वीडियो, लेकिन आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हो सकता है आपको बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया कोई बता दे तो लिख सकते हैं, क्योंकि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होगी,
जिसकी कोटि देखने में तो मुझे लग रही है कि 2 है, लेकिन वास्तव में 1 है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया भी अगर आप उत्तर में लिख देंगे तो सही है, लेकिन ज्यादा सही उत्तर क्या होगा? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए फिर देखते हैं सेकंड इनवर्स, सेकंड की घात ऋण 1 खालिस्तान की इकाई है। तो बेटा ये इकाई है किसकी? अभिक्रिया की कोटि की। तो यहां खालिस्तान में मैं क्या भरूंगा? अभिक्रिया की कोटि। लेकिन ये कब है? सॉरी बेटा, अभिक्रिया की कोटि नहीं, दर स्थिरांक, सॉरी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए किसकी इकाई है? दर स्थिरांक की, है ना। तो ध्यान रखें ये दर स्थिरांक की इकाई होगी। H2O2 का अपघटन एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है, ये हमने प्रथम कोटि के उदाहरण में भी पढ़ा है। फिर H+ आयन तथा OH- आयन के संयोग से जल के अणु बनने की क्रिया, H+ और OH- जब मिलते हैं और जल का अणु बनता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इसको बेटा हम अलग अलग तरीके से अगर नाम देना चाहें, जैसे आयन इकट्ठे हो रहे हैं, आयन इकट्ठे होकर के एक अणु बना रहे हैं, योगात्मक अभिक्रिया बोल सकते हैं। H+ का OH- से योग हो रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्योंकि आपसे पूछा है H+ तथा OH- के संयोग से जल का अणु बनने की क्रिया, तो मैं बता रहा हूं इसके ना कम से कम मैं 5 आंसर बता सकता हूं। एक तो ये एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब H+ और OH- मिलके जल बनाते तो ऊष्मा उत्सर्जित होती। दूसरा मैंने बताया ये एक योगात्मक अभिक्रिया भी है, लेकिन यहां पर इसको मैं बोलूंगा तीव्र अभिक्रिया। अब तीव्र क्यों बोल रहा हूं? तीव्र इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि यहां पर हम रासायनिक बलगति मतलब अभिक्रिया की स्पीड के बारे में बात करना है, तो यह अभिक्रिया जल्दी से हो जाती है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। तीव्र अभिक्रियाएं कितने सेकंड से कम समय में संपन्न हो जाती हैं? तो बेटा 1 सेकंड से भी कम समय में जो संपन्न हो जाती है वो आपकी क्या है? तीव्र अभिक्रिया। हालांकि देखिए ये जो खालिस्तान दिया है ना, ये कोई बहुत सही नहीं है। अब कितने सेकंड? तो बेटा 10 सेकंड को भी तीव्र ही मानते हैं अपन, 5 सेकंड को भी तीव्र मानते हैं, लेकिन अपन सामान्यतः उत्तर अब बता दे रहे हैं। वो पूछ रहा है कितने सेकंड, बाकी ऐसा प्रश्न पूछा जाए संभावना नहीं है, क्योंकि इसके कई उत्तर हो सकते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर तो आप जानते हैं बच्चों, ये कहलाती है आणविकता। इस तरह के खालिस्तान आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे से करें। आर्हेनियस समीकरण खालिस्तान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आर्हेनियस समीकरण क्या होता है? हमने पढ़ा है इसे, क्या पढ़ा था बेटा हमने? आर्हेनियस समीकरण के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा हूं, जिसमें हम लिखते हैं K बराबर A e की पावर -EA/RT। ये है आपका आर्हेनियस समीकरण, है ना। फिर अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के खालिस्तान होती है। फिर से अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। कैसी होती है बेटा? समानुपाती होती है। वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। और ये जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, याद रखना ये शून्य कोटि की होती हैं। फिर किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक उस दर के बराबर होता है जब अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण खालिस्तान होता है। मतलब बेटा क्या पूछ रहा है? किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक यानी कि K दर के अगर बराबर है तो उसके लिए सांद्रण कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कैसे पता मुझे? देखिए दर समीकरण अगर मैं कभी भी लिखूं, दर नियम, सॉरी बेटा, तो दर नियम ऐसा बनेगा ना। अब इसमें इन दोनों को 1 रखेंगे तभी ये K और R बराबर हो सकते हैं, तो इसलिए उत्तर मेरा क्या होगा? यहां पर 1 होता है ना। ये भी हमने दर स्थिरांक की परिभाषा लिखते समय ये समझा है, चाहे तो आप एक बार पूरा वीडियो फॉलो कर सकते हैं। सत्य असत्य मतलब कुछ स्टेटमेंट है आपके पास, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं बेटा अपन फिर। सक्रिय द्रव्यमान नियम का प्रतिपादन गोल्डबर्ग और बागे ने किया था। अब भी देखें बेटा ये बिल्कुल सत्य है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर नहीं होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होना चाहिए वैसे तो यहां, लेकिन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, निर्भर नहीं होती है, बिल्कुल सही है बेटा।
रेडियो एक्टिव तत्व का अपघटन शून्य कोटि, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन आपकी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है। अगला, अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, बिल्कुल सत्य है ये। उच्च संक्रियण ऊर्जा वाली अभिक्रिया मंदगामी होती, बिल्कुल सही। अगर तेरी अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा अधिक है तो अधिक ऊर्जा वाले अणु कम रहते हैं, तो धीरे धीरे बेटा अभिक्रिया हो पाएगी, है ना। फिर तापमान गुणांक KT बटे KT प्लस 10 बराबर 2, बिल्कुल गलत है बेटा ये। अगर आपने देखा होगा तापमान गुणांक का वीडियो, नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इससे कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आता है। ये होता है KT प्लस 10 बटे KT। क्या होता है? KT प्लस 10 बटे KT, उल्टा लिखा हुआ ये, है ना। तो इसलिए ये हमारे लिए कैसा होगा बच्चों? असत्य। फिर ये एक सही जोड़ी है और आसान सी बात है, कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, बस आपको उदाहरण पूछे गए हैं ज्यादातर इसमें, देखेंगे आप तो ये कब बनेगा आपसे बेटा? जब आपने थोड़ा बहुत चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है। जैसे पहला बोल रहा है आपसे, क्या पहला बोल रहा है? आर्हीनियस समीकरण। तो आर्हीनियस समीकरण का उत्तर होगा पहले का C, ये वाला उत्तर। मतलब मैं यहां C लिख दे रहा हूं बेटा, समझ जाएंगे आप, है ना। इस तरह की लाइन नहीं बना रहा हूं, थोड़ा सिस्टमैटिक रहेगा। पहले का क्या आएगा? C, ये है आर्हीनियस समीकरण, अब भी लिख के बताया था मैंने। आणविकता, तो आणविकता क्या है बेटा? पहचानो इनमें से, प्रथम कोटि, तृतीय कोटि, आभासी एक आणविक क्रिया भिन्नात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती, तो बिल्कुल आणविकता का उत्तर होगा E, क्योंकि ये कभी भी भिन्नात्मक या शून्य नहीं होगी। अब NH4NO2 से बन रहा है N2 प्लस H2O, ये एक कौन सी अभिक्रिया है पूछा जा रहा है ना। तो ये आपकी कौन सी बेटा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, है ना। ये कौन सी होगी आपकी? प्रथम कोटि अभिक्रिया, यानी कि इसका आंसर होगा A। फिर FeCl3 प्लस SnCl2 गिव दिस, ये कौन सी अभिक्रिया है? तृतीय कोटि लग रही क्या? बिल्कुल तृतीय कोटि, क्योंकि यहां 2 और 1 3 अणु है, तृतीय कोटि अभिक्रिया। देखिए बेटा, यही आपकी जो परीक्षा अध्ययन है ना, इसकी एक खराब बात है। खराब बात क्या है? ऐसी चीजें डाल देता है जो लॉजिकली सही नहीं होती। जैसे ये बात लॉजिकली सही नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जटिल अभिक्रिया है या आपकी प्राथमिक अभिक्रिया, उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर प्राथमिक है तब तो सही है, लेकिन जटिल रही तो फिर ये काम सही नहीं कहलाएगा। फिर ये बोल रहा है, तो इसका उत्तर देखिए बेटा, आभासी एक आणविक अभिक्रिया। अब देखिए, इसने आभासी एक आणविक अभिक्रिया लिख दिया नालायक ने। आपको आभासी एक आणविक तो कुछ होता ही नहीं है, आभासी एक आणविक नहीं होता, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, जिसको हम छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया भी कहते हैं। लेकिन ठीक है, उत्तर लिखना हमने लिख दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र बता देंगे बेटा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र अब भी अपन ने लिखा था, क्या होगा? T हाफ बराबर 0.693 बटे K। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T हाफ किसके समानुपाती होता है? तो बेटा हमने पढ़ा था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T हाफ का जो सूत्र आया था वो समानुपाती था अभिकारक की सांद्रता के। किसके? अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के। तो ध्यान रखना आप लोग, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। दाब बढ़ने से गैसीय अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव होता है? तो दाब बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दाब पूरा लिखेंगे आप, दाब बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे विकिरण के अवशोषण से संपन्न होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं? बार बार आ रहा है ये, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फिर अगला क्या है बेटा? समय के किसी विशेष क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर उस समय की कौन सी दर है? किसी विशेष क्षण, मतलब बेटा समय अंतराल बहुत छोटा है, तो इसे हम बोलते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। फिर आर्हीनियस समीकरण, अभी अभी देखें बेटा, आर्हीनियस समीकरण क्या होता है? K बराबर A e की घात ऋण ऋण EA
बटे RT। लेकिन आप ना इतना बस मत लिख देना, आप थोड़ा इसको डिटेल में लिखना। कैसे? आपको ये बताना चाहिए बोर्ड परीक्षा में, जहां K क्या है आपका दर स्थिरांक और A है आर्हेनियस कारक। क्या है बेटा? आर्हेनियस कारक। फिर और क्या रह जाता है यहां? EA है संक्रियण ऊर्जा। EA क्या है आपकी? संक्रियण ऊर्जा। ठीक है। और R है आपका सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। और T क्या है बच्चों? ताप। तो देखिए ऐसे बोर्ड परीक्षा में क्या है, बोर्ड परीक्षा में उत्तर लिखने का तरीका बेस्ट बता रहा हूं मैं आपको। आप मान करके चलिए कि जो हमारे पेपर चेक करने वाले हैं उनसे कुछ नहीं बनता है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं उससे कुछ नहीं बनता, आपको मानना है और आपको हर चीज अच्छे से समझाते हुए लिखना है। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो बोर्ड में बेटा नंबर तो छप्पर फाड़ के मिलेंगे, है ना। वैसे ही आजकल बहुत नंबर मिलते हैं, तो आपको तो और ज्यादा मिलेंगे फिर, है ना। हाँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई, दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगी दर स्थिरांक की इकाई। तो इस तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए बढ़िया है। अब आ चुके हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न। लगभग बेटा 2 नंबर में ये सवाल पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे आसान सवाल होते हैं। क्या बोल रहा है? अभिक्रिया की औसत दर से आप क्या समझते हैं? समझाइए। समझाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अभिक्रिया की औसत दर, तो हेडिंग डालेंगे आप औसत। देखिए पेपर में लिखने का तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए, राइटिंग अच्छी हो तो ज्यादा अच्छी बात। जितना साफ सफाई से काम करेंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। औसत अभिक्रिया दर तो किसे कहते हैं बेटा? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पर्याप्त समय अंतराल, पर्याप्त मतलब बेटा किसी क्षण पर नहीं, छोटा सा टाइम नहीं, जो समय है पर्याप्त है, पर्याप्त समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन औसत अभिक्रिया दर कहलाता है। औसत अभिक्रिया दर कहलाता है। ये तो हो गई आपकी क्या? औसत अभिक्रिया दर। अब इसमें देखते हैं हम, सूत्र भी लिख देंगे अपन। क्या लिखेंगे बेटा? औसत अभिक्रिया दर बराबर सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन किसकी? अभिकारक या उत्पाद की, बटे समय अंतराल, है ना, बटे समय अंतराल। अब इसमें आपको, और अगर 1 नंबर तक आया तो बस ये परिभाषा में तो बढ़िया काम जाए। 2 नंबर में आया बेटा थोड़ा और लिख सकते हैं अपन। मैं देखिए आपको अधिकतम बातें बता रहा हूं, अब आप अपने हिसाब से देख लो बेटा कितनी बात आप सीख सकते हो आसानी से, उतनी तो सीख ही लो। आसान काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। किसी रासायनिक अभिक्रिया, एक उदाहरण ले लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया, उदाहरण क्या लिया मैंने? कुछ भी ले सकता हूं बेटा। N1A प्लस N2B बना रहा है N3C प्लस N4D के लिए क्या लिखना चाह रहा हूं मैं? औसत अभिक्रिया की दर, है ना। तो दर समीकरण मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हूं, चाहे तो आप एक बार कंप्लीट वीडियो इसका देख लें, फिर तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, है ना। तो दर समीकरण क्या कहता है? अभिक्रिया की दर बराबर, अभिक्रिया की दर बराबर कौन सी दर बेटा? औसत दर, है ना। तो अभिक्रिया की औसत
दर बराबर क्या होगा बेटा, अभिकारक की सांतम परिवर्तन। परिवर्तन अच्छा खासा मैं डेल्टा लगाऊंगा, डेल्टा मतलब पर्याप्त परिवर्तन। अगर छोटा सा परिवर्तन होता तो डी लगाते, लेकिन समय पर्याप्त है तो डेल्टा किसकी सांद्रता, ए की सांद्रता बटे n1 डेल्टा टी, जो भी रस समीकरण मिति गुणांक यानी समीकरण के सामने अभिकारक या उत्पाद के सामने जो लिखा होता है वो रस समीकरण मिति गुणांक है, वो बटे में आ जाता है ना। दर समीकरण ये हमने सीख रखा है। डेल्टा बी की सांद्रता बटे n2 डेल्टा टी, डेल्टा सी की सांद्रता बटे n3 डेल्टा टी, ठीक है। और क्या लिख देंगे, डी के लिए भी लिख देंगे, डी के लिए लिख देंगे डेल्टा डी की सांद्रता बटे n4 डेल्टा टी। अब इसमें है बेटा छोटी सी एक कमी। क्या कमी है, शायद कुछ बच्चे पहचान गए होंगे। अभिकारक के लिए हम हमेशा सामने क्या लगाते हैं, ऋण। ये ऋण इस बात को बताता है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती है। तो ये हो गया आपके उस प्रश्न का उत्तर। अगर ये आप 3 नंबर तक भी आ गया और आपने इतना लिख दिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा नंबर तो कोई आपके काट ही नहीं पाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़िया है बेटा, अच्छा प्रश्न है। तो उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक के प्रभाव की हम बात करें। उत्प्रेरक किसे कहते हैं आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उत्प्रेरक बेटा आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई उत्प्रेरक जरूर होगा। जैसे हमने रामायण सबने देखी यार, तो रामायण में जो आपकी मंथरा थी, मंथरा का कैरेक्टर आप जानते हैं ना, जो केकई को बहुत भड़काती थी, वो उत्प्रेरक थी। उत्प्रेरक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन बेटा दूर से ही बिना अभिक्रिया में भाग लिए अपनी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या कम कर देता है, वो आपका क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। तो जो मंथरा थी वो हमारी उत्प्रेरक थी। जो शकुनी मामा है हमारे, वो भी उत्प्रेरक थे। वो क्या करते थे, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते थे, झगड़े को बढ़ा देते थे, है ना। तो उत्प्रेरक मतलब ऐसे यौगिक होंगे जो अपनी उपस्थिति मात्र से बिना अभिक्रिया में भाग लिए अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं बेटा बढ़ाएं। कई बार उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम भी कर देते हैं। तो इस आधार पर उत्प्रेरक हमारे 2 प्रकार के हैं। पहला होता है आपका धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को कम करेगा। तो यहां पर हम साफ साफ लिख लेंगे क्या कि धनात्मक उत्प्रेरक। अब देखिए लिखने को इसमें बहुत कुछ है, मैं चाहूं तो इसमें बेटा 2 पेज भर दूं। पहले मैं उत्प्रेरक की परिभाषा लिख दूं, फिर उत्प्रेरक के प्रकार बता दूं, ये सब। लेकिन मुझे पता आप बोर्ड परीक्षा के हिसाब से देख रहे हैं, 2 या 3 नंबर की बात करना चाह रहे हैं, तो क्यों मैं आपका समय व्यर्थ करूं। धनात्मक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, जैसे बेटा उदाहरण हम यहां लिख सकते हैं कि कोई अभिक्रिया N2 + 3H2 और इसमें बनता है क्या, NH3 गैस, ठीक है। तो यहां पर धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है आपका लोहा। लोहा की अगर उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, मतलब आयरन की उपस्थिति में, तो ये बेटा धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। जबकि वहीं अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक रहा, क्या रहा आपका, ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो आप लिखेंगे क्या, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं, तो इसी अभिक्रिया में यही जो अभिक्रिया है आपकी N2 गैस धन 3H2 गैस, ठीक है ना, इससे बनता है आपका क्या, NH3 गैस। अब इसमें अगर हम उत्प्रेरक के रूप में बेटा मोलिब्डेनम लेते हैं, तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। तो हम बोलेंगे इसका उत्तर सीधा सा कि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है
तापमान गुणांक से क्या समझते हैं, है ना, कि तापमान गुणांक किसे कहते हैं अपन, क्या बताता है आखिर ये हमें। तो ये बेटा मैं बार बार बता रहा हूं आपको, तापमान गुणांक से कुछ ना कुछ तो मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप चाहे तो एक बार पूरा वीडियो इसका जो मैंने बताया हूं वो देख लीजिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट में कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आइए मेरे साथ हम इसको भी समझते हैं। तो क्या होता है बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अब देखो ये बात ना प्रयोगों द्वारा सिद्ध की गई है, तो इसीलिए इसका कोई लॉजिक तो मेरे पास होगा नहीं, है ना। क्या बोलेंगे हम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि करने पर, ताप की वृद्धि करने पर दर स्थिरांक 2 या 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना। अब ये देखिए मैंने लिखा हूं, आप चाहें तो बोर्ड में पेपर के उत्तर ये नहीं भी लिखेंगे चलेंगे, क्योंकि आपसे तो परिभाषा पूछा गया है, तो आप तो सीधे सीधे क्या लिखिए, परिभाषा लिखिए। अब लेकिन क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैंने इतनी लाइन लिखा हुआ है। तो मान लीजिए आप टी ताप पर दर स्थिरांक निकालते हैं तो वो आता है केटी। टी ताप पर दर स्थिरांक कितना है, केटी। और बेटा मान लो टी प्लस 10 कितना, टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री बढ़ाने पर जो दर स्थिरांक आता है वो है के टी प्लस 10। यही कहलाता है तापमान गुणांक और इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो अतः परिभाषा क्या बनेगी बच्चों मेरे पास, परिभाषा बनेगी किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या होगा, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस तथा, या केल्विन भी लिख सकते हैं यहां, है ना, दिक्कत की कोई बात नहीं, T डिग्री सेल्सियस ताप पर दर स्थिरांकों के अनुपात को, दर स्थिरांकों के अनुपात को क्या बोलेंगे बच्चों हम, अनुपात को तापमान गुणांक कहते हैं, तापमान गुणांक कहते हैं। और जैसे कि ऊपर मैंने सूत्र लिख दिया हूं, तो आप सूत्र को नीचे लिखें, परिभाषा को पहले लिखें, और इसका मान याद रखें बेटा 2 या 3 होता है, लेकिन सामान्यतः है, मैंने बताया था 2 इसका ज्यादा अच्छा आंसर है कि सामान्यतः 2 हो जाता है, हालांकि 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 तक, 2 से 3 के बीच। तो इस तरह से ये क्या है, तापमान गुणांक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर सांद्रता पर कैसे निर्भर करती है। तो बहुत आसान सा काम है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। देखिए दर समीकरण लिखना जानते हैं क्या आप, तो दर समीकरण हम क्या लिखते हैं, कि अभिकारक की सांद्रता। देखिए इसमें जो आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, कभी भी ना परीक्षा अध्ययन के उत्तर आपको पढ़ने नहीं है, उत्तर उसके याद भी नहीं करने, उसके उत्तर लिख के आओगे मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। उसमें आधी अधूरी जानकारी है, कई चीजें तो गलत है, अभी मैं आगे चल करके बताऊंगा उसकी, और पहले भी मैंने इसकी कई गलतियां बताई न्यूमेरिकल वगैरह, तो इसीलिए आप बहुत ध्यान समझें। और यहां घातांक में क्या लगाते हैं, अभिक्रिया की कोटि, घातांक में क्या लगाते हैं हम, अभिक्रिया की कोटि। तो अगर रही शून्य कोटि की अभिक्रिया तो यहां आ जाएगा 0, और 0 आ जाएगा तो अभिकारक की सांद्रता का मान कितना भी हो, उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो फिर यहां पर दर समीकरण के अनुसार जो दर बराबर है, अभिक्रिया की दर, है ना, यहां थोड़ा सा लिखूंगा मैं, अभिक्रिया की दर, है ना, दर बराबर के अभिकारक की सांद्रता की घात कोटि। तो इससे हमें पता चलता है, तो हम लिखेंगे उत्तर, इसका उत्तर क्या लिखेंगे, दर समीकरण नहीं बेटा, दर नियम, है ना। तो दर नियम के अनुसार तो देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोटि शून्य रही तब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अभिकारक की सांद्रता का, लेकिन कोटि शून्य के अलावा कुछ और 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो फिर अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी, और सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। तो दर नियम के अनुसार
शून्य कोटि की अभिक्रिया को छोड़कर, शून्य कोटि की अभिक्रिया को छोड़कर बाकी सारी अभिक्रियाएं, कौन सी बेटा? अन्य अभिक्रियाओं के लिए, अन्य अभिक्रियाओं के लिए अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो ये बहुत सही चीज है बेटा, थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा प्रश्न था, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो इसका यही उत्तर आप लिख कर आए। चलिए फिर अगला प्रश्न है मेरे सामने। क्या बोला जा रहा है? किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा? सुनना बेटा, क्योंकि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है तो मैं यहां क्या लिखूंगा? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभी देखो मैंने प्रश्न पूरा भी नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैंने जैसे ही द्वितीय कोटि पढ़ा ना, तो मेरे दिमाग में इतना तो आ गया, दर समीकरण, दर नियम तो मैं लिख ही लूं, है ना। कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए दर नियम के अनुसार, के अनुसार। तो बेटा दर नियम क्या कहता है? अभिक्रिया की दर बराबर के अभिकारक की सांद्रता की घात 2। अभिक्रिया की कोटि 2 है, मतलब घातांक 2 आएगा। प्रथम कोटि बोलता तो घात में 1 लगाते, शून्य कोटि बोलता तो घात में 0 लगाते, तृतीय कोटि बोलता घात में 3 लगाते। समझ गए ना? चलिए, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए? तो देख बेटा, अभिकारक की सांद्रता यहां 2 गुनी करेंगे तो वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो मतलब मैं सीधा उत्तर लिखूंगा, उत्तर क्या लिखूंगा? पहले तो आप ये लिख लेंगे, है ना, फिर उसके बाद पहला नंबर डाल के उत्तर लिखेंगे। पहले इतना लिख देंगे आप जो मैंने लिखाया कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियम के अनुसार ये। अब क्या करेंगे? अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी करने पर, 2 गुनी करने पर क्या होगा बच्चों? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। बोलिए, बात समझ में आती है? अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। क्यों? एक बार फिर से समझिए, 2 गुना जो भी करेंगे हम, तो वर्ग जब करेंगे तो वो 4 गुना आएगा, 2 का वर्ग 4, तो 4 गुना हो जाएगा। फिर आधी कर दी जाए तो यहां 1/2 करेंगे, वर्ग करने में वो कितना जाएगा? 1/4। तो इसका उत्तर भी हम लिख सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कितनी करने पर बेटा? आधी करने पर, आधी करने पर जो अभिक्रिया की दर है, दर 1/4 गुनी हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। इस तरह के प्रश्न भी बिल्कुल आ सकते हैं, इनकी थोड़ी अच्छी आप एक बार देख लीजिए, है ना। चलिए फिर अगला ये है मेरे पास प्रश्न, दर निर्धारक पद को परिभाषित कीजिए। देखिए बेटा, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बोलूंगा मैं इसे, लेकिन अब है तो हम कर रहे हैं। दर निर्धारक पद क्या होगा? दर निर्धारक पद किसी जटिल अभिक्रिया का वह पद जिससे अभिक्रिया की दर का निर्धारण होता है, उसे हम दर निर्धारक पद कहते हैं। कोई जटिल अभिक्रिया जो कि 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती, कोई पद बहुत तीव्र होता है और कोई पद बहुत मंद होता है। तो जो मंद पद है वही आपका दर निर्धारक पद है, जो धीरे धीरे होगा, क्योंकि जो धीरे धीरे हौले हौले होगा उसमें आप अभिकारक की सांद्रता का परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता का परिवर्तन अच्छे से देख पाएंगे। जो फटाक से हो गया बेटा, चटमंगनी पटव्या हो गया, तो तुम कुछ परिवर्तन देख ही नहीं पाए। अगर तुम्हें परिवर्तन देखना, समय तो चाहिए ना परिवर्तन देखने के लिए, कि भैया अच्छा खासा समय है, अभी इतना है, फिर 2 मिनट बाद इतना हुआ, 3 मिनट बाद इतना हुआ, तब तो मैं दर निकालूंगा।
अगर मान लो मैंने पलक झपका और रिएक्शन हो गई, अभिक्रिया ही हो गई, तो मैं क्या दर निकाल पाऊंगा? समझ में आ रही ना कुछ बात? तो हम यहां पर इसको भी परिभाषित करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह पद, रासायनिक अभिक्रिया का वह पद जिससे दर नियम के अनुसार, मतलब जिसके लिए हम दर नियम लगा करके दर नियम के अनुसार क्या किया जाता है बच्चों? अभिक्रिया की दर का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है? अभिक्रिया की दर का निर्धारण किया जाता है। दर का निर्धारण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर निर्धारक पद कहलाता है। दर निर्धारक पद कहलाता है। बढ़िया है ना? एक बात इसमें जोड़ लेंगे, क्योंकि ये बात कभी अलग से भी काम पड़ सकती है, कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया या जटिल रासायनिक अभिक्रिया भी आप लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदों में, दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है, तो उसके लिए दर निर्धारक पद, तो उसके लिए दर निर्धारक पद कौन सा होगा बच्चों? मंद पद, मतलब जो धीरे धीरे हुआ है ना, वही होता है, मंद पद होता है। बढ़िया बेटा। चलिए फिर अगला प्रश्न मेरे पास ये रहा। ये अब हम लघुत्तरी प्रश्न में आ चुके हैं, है ना? यहां तक अभी मैंने क्या आपके लिए बेटा? सत्य असत्य, सही विकल्प, खालिस्तान और एक वाक्य में उत्तर जो है वो करा दिया, अति लघुत्तरी करा दिया। फिर इस वीडियो के अगले भाग में हम लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और अति दीर्घोत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है ना? तो अगर आपको बेटा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।